अब यहाँ पे आगे हमारे पास जो है वो दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम आए वापस अपने होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट पे और इसको खत्म करें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ आए, ये जो हमारे पास एग्जांपल्स गिवन हैं फ्रेश वाटर और मैरीन बोनी फिश की, इनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पहले ना हम आते हैं वापस कैम्पबेल की तरफ आते हैं और होम्योस्टेसिस में आने वाली ऑल्ट्रेशंस को डिस्कस करते हैं कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म की होम्योस्टेसिस में ऑल्ट्रेशन भी हो सकती है। देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है। हमें यूं लगता है जैसे होम्योस्टेसिस कभी चेंज हो ही नहीं सकती, लेकिन खास तौर पे ह्यूमन या मेमेलियन बॉडी जो है हायर मैमल्स की, वो बहुत अडेप्ट करती है इन्वायरमेंट को, कंडीशंस को। एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नींद को, या जैसे सर्केडियन रिदम है, नींद एक रिदम है, ठीक है, लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमने अपना सर्केडियन रिदम ऑल्टर कर लिया। कैसे? सिंपल एग्जांपल इसकी क्या है कि आपके हाथ में अगर रात को सोते हुए मोबाइल है, तो वो मोबाइल आपको उस टाइम पर नहीं सोने देगा जिस टाइम पर आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जैसे आपको नींद आना शुरू हो जाती है 11 बजे, लेकिन मोबाइल में आप ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज है या कोई ऐसा गुफ्तगू चल रही है कि आप उसको नहीं सोते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींद आपको आएगी ही आएगी। कुछ लोग होते हैं जिनकी नींद बहुत ही पक्की होती है, वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। तो सर्केडियन रिदम भी चेंज हो जाता है एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, और जो होम्योस्टेसिस है वो भी एक्सटर्नल डिफरेंट कंडीशंस की वजह से चेंज हो जाती है। एग्जांपल को एलैबोरेट करते हैं। एक बच्चा है, उसकी होम्योस्टेसिस होगी डिफरेंट, और एक ऐसा अडल्ट कि जिसके अंदर हॉर्मोन्स की सिक्रीशन शुरू हो चुकी हो, एक ऐसा अडल्ट जिसमें हार्मोन की सिक्रीशन शुरू हो जाए, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसकी बॉडी की होम्योस्टेसिस चेंज होती है। यहां पर देखिए वाज़ेह तौर पर इन्होंने लिखा हुआ है, अदर रेगुलेटेड चेंजेस आर साइक्लिक सच एज द वेरिएशन इन हार्मोन लेवल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। होम्योस्टेसिस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फ्लक्चुएट करती है। बॉडी जो है उसकी डिमांड चेंज होती रहती है। बॉडी नॉर्मल कंडीशन में जो है वो अपने आप को फ्लक्चुएट करती रहती है। तो याद रखिए कि हमारी होम्योस्टेसिस में ऑल्ट्रेशंस आती हैं एज के साथ। जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें ऑल्ट्रेशन क्या आती है कि उनकी बॉडी, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ओल्ड एज लोगों को सर्दी ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उनकी वो जो होम्योस्टेसिस थी, वो जो एक खास रेंज थी, उसमें एज की वजह से ऐसी ऑल्ट्रेशन आई है कि अब वो रेंज जो जवानी में जो रेंज बरकरार रह सकती थी, अब बुढ़ापे में वो रेंज बरकरार नहीं रह रही, लिहाजा सर्दी ज्यादा लग रही है। जो ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर इशू आ रहा है, उसकी भी वजह क्या है? होम्योस्टेसिस में चेंज आ रहा है। तो ये जो सर्केडियन रिदम, सर्कैनुअल रिदम और उसके अलावा जो एज है, हॉर्मोन्स हैं, ये हमारी होम्योस्टेसिस को खासी हद तक ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर एक और बात लिखी हुई है, सर्टन साइक्लिक ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिक रिफ्लेक्ट अ सर्केडियन रिदम। आपको अच्छे तरीके से पता है सर्केडियन रिदम क्या होते हैं। सर्केडियन रिदम वो वाले रिदम्स होते हैं जो एक डे के क्लॉक के अराउंड मूव करते हैं। अब इसमें क्या है, सर्केडियन रिदम में हमारी बॉडी में कैसे चेंज आता है? आपको पता है सुबह के टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, दोपहर के टाइम डिफरेंट होता है, रात के टाइम डिफरेंट होता है। बॉडी हर वक्त 37 डिग्री को मेंटेन नहीं करती, या कम से कम आपकी बॉडी लेवल पे हर वक्त 37 मेंटेन नहीं रहता। सेलुलर लेवल पे 37 मेंटेन करना जरूरी है, सेलुलर लेवल पे 37 मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आपके ऊपर, आज तो आप लोगों को आजकल तो बड़ा आइडिया होगा, किसी भी मॉल में जाएं तो वो जो है वो थर्मल गन माथे पे लगा देता है, और वो लगता यही है कि अगर गार्ड के पास वो थर्मल गन हो ना, तो किसी दिन वो बजाय थर्मल गन के असल गन निकाल के उसका बटन दबा दे और बाद में फिर कोरोना हो ना हो कुछ और हो जाए। तो उसमें क्या है, वो जो थर्मल गन है वो समटाइम क्या करती है, आप किसी जगह पहुंचे और उस थर्मल गन ने आपका टेम्परेचर बता दिया 99, 100,
अभी पिछले दिनों एक जो है वो मेरे आई विटनेस हूं मैं उस वाकये का, कि वो स्टोर में घुसने ही नहीं दे रहे थे कि भाई आपका टेम्परेचर 100 हुआ हुआ है, आपको हम स्टोर में घुसने नहीं दे सकते। उसने क्या किया, साइड पे गया, साइड पे जाके उसने जो है वो पानी शानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया, वापस आया 98.0। अब ये क्या है, ये बॉडी ने अपन थोड़ा सा मेंटेन किया, बाहर की एक्टिविटी की वजह से उसका जो ब्लड है वो जरा हीटअप हुआ और उसके बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गए अपेरेंटली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेलुलर लेवल पे भी इतना ही टेम्परेचर होगा। सेलुलर लेवल पे 37 डिग्री ही होगा, क्योंकि सेलुलर लेवल पे जो होम्योस्टेसिस है वो असल में सेलुलर लेवल की मायने रखती है। ये जो रेंज आपको बताई जाती है होम्योस्टेसिस की, ये हमारे ब्लड की है, हमारे सेल की नहीं है। हमारे बॉडी फ्लूइड्स के पास रेंज होती है, लेकिन हमारा सेल फ्लक्चुएट नहीं करता। ये देखिएगा, मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाता हूँ जो मुझे यकीन है कि हम में से बहुत सौ ने पढ़ी नहीं हुई प्रॉपरली, और वो है ये वाली डायग्राम। एफएससी की बुक में अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो आपको सेल लेवल की फ्लक्चुएशन सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है कि सेल फ्लक्चुएशन को टॉलरेट ही नहीं कर सकता। जो सेल है अकेला वो फ्लक्चुएशन को टॉलरेट नहीं कर सकता। जो असल टॉलरेंस है वो हमारे ब्लड और बॉडी की होती है, बॉडी फ्लूइड्स की होती है। बॉडी फ्लूइड्स अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं। किस लिहाज से? फर्ज किया कि सोडियम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो भी थोड़ा बहुत टॉलरेट हो जाता है। पोटेशियम बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो भी टॉलरेट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, वो भी टॉलरेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हल्की फुल्की पीएच जो है वो भी टॉलरेट हो जाती है। हमने उस दिन रेंज पढ़ी थी पीएच की। लेकिन अगर यही सब कुछ आप सेल पे अप्लाई करेंगे तो सेल बर्दाश्त नहीं करता। तो हमारी बॉडी में हीट कहां से आती है, ब्लड में हीट कहां से आती है? जितनी हीट सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है वो सारी हीट अपने पास नहीं रखता। वो कहता है मेरे पास टेम्परेचर 37 होना चाहिए, वो सारी हीट ब्लड को दे देता है। तो असल में वो जो टेम्परेचर होता है वो ब्लड का होता है। सेल अपने आप को 37 पे मेंटेन करता है। और होम्योस्टेसिस में जो रेंज होती है वो आमतौर पर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे देखी जाती है कि एक ऑर्गेनिज्म की कितनी रेंज है। क्योंकि याद रखिए, सेल के पास टॉलरेंस रेंज नहीं होती। ये एक बात बहुत जरूरी है जहन में रखने की। ये देखिए, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट, फ्लक्चुएशन इन अ नैरो रेंज, और यहां पर आके और भी नैरो हो जाती है, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर फ्लक्चुएशन हो जाती है सेल के अंदर। उसकी वजह यही है, आप देखिए सेल में हर चीज की अमाउंट नपी तुली है। सेल में कैलकुलेटेड अमाउंट है, और अगर वो कैलकुलेटेड अमाउंट डिस्टर्ब हो जाती है तो सेल अपना फंक्शन नहीं करता। एग्जांपल देता हूं मैं आपको न्यूरॉन की। न्यूरॉन में आप सोडियम कम करके देखें ना जरा, या पोटेशियम। सोडियम जो है वो ईसीएफ में होता है और पोटेशियम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में होता है। पोटेशियम कम करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। पोटेशियम कम करने से क्या होगा, मैं अब आपको इसकी भी बात बता देता हूँ। पोटेशियम कम करने से ये होगा कि जो न्यूरॉन है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अब जब सोडियम अंदर आएंगे तो उसका जो गेट खोलने का पोटेंशियल है वो अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा गेट नहीं ओपन होंगे, न्यूरॉन काम ही नहीं करेगा, कर लें जो करना है। तो बुनियादी तौर पे जो होम्योस्टेसिस है वो ब्लड लेवल पर मेंटेन होती है, फ्लूइड लेवल पर मेंटेन होती है, सेलुलर लेवल पर कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट है वो होता है। हमारे सेल बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन को वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम इतनी रेंज को क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं। हमारी बॉडी में फ्लूइड्स के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वहां पर मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो आमतौर पे ये जो है ना, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये बहुत डीपली पढ़ाई जाती है एमडी कैट लेवल पे। तो उसकी वजह यही है कि सबसे पहली बात जो समझने की वो ये है कि इसको ये बात समझना जरूरी है कि जो रेंज है वो बॉडी की है, ना कि सेल की। ठीक है, तो अब आइए, मैं असल बात क्या कर रहा था, मैं कर रहा था कि हमारे जो सर्केडियन रिदम होते हैं उसमें आप कोई एक्टिविटी ना भी करें। यहां आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसी कैम्बल की बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप जो है वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तब तो बॉडी का टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज होना ही होना है। लेकिन अगर आप रेस्ट कंडीशन में रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द डाटा मेंशन्ड हियर, योर बॉडी विल फ्लक्चुएट इन द मॉर्निंग। maybe your temperature in the morning is below 98 degree Fahrenheit, below 97 degree Fahrenheit, even it is possible, and at noon it is 98.9, 98.6, 98.0, and at night now it is again 97 point something.
तो ये आप अगर एक्टिविटी नहीं भी कर रहे तब भी ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो होम्योस्टेसिस है उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। सर्केडियन रिदम, सर्कैनुअल रिदम हमारे बॉडी में फ्लक्चुएशंस लाते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो होम्योस्टेसिस है वो टॉलरेंस की बात हो रही है। जो सर्केडियन रिदम्स हैं, सर्कैनुअल रिदम्स हैं, वो हमारी होम्योस्टेसिस को जो है वो कर सकते हैं, जो ऑल्टर है कर सकते हैं। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है वो ये है, ये बड़ी मजे की चीज है, ये है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या है कि अगर आप कुछ लंबा अरसा पहाड़ों पर रहते हैं तो शुरू शुरू में आप जब किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू होते हैं, ऊपर की तरफ आपने वॉक शुरू की, सांस फूल गया, बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर कहा जाता है कि कुछ अर्से बाद आप उस एरिया के आदी हो गए, आप अब चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आपको सांस फूलने का इशू नहीं आ रहा। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी बॉडी एनवायरनमेंट चेंज होने पर अपने आप को एडजस्ट करती है और आपकी रेंज को वाइड कर देती है। ये सिचुएशन कहलाती है एक्लिमेटाइजेशन। क्लाइमेट के साथ एडजस्ट होने को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, और ये सिर्फ हायर मैमल्स में मौजूद है, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो रेगुलेटर हैं उनमें मौजूद नहीं है। एक्लिमेटाइजेशन वो चीज है कि अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो हो सकता है आपकी हीमोग्लोबिन अमाउंट को चेंज कर दिया जाए। गाइडर में लिखा हुआ है कि अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो मुश्किल से मिल रही है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है, तो कुछ अरसे बाद क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है कि आपको ऑक्सीजन मिल जाए। आपका सेट पॉइंट, आप यकीन करें कि हीमोग्लोबिन रेट जो हिली एरियाज है और हमारा है, इनका डिफरेंट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फिर वो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दे रहा है, एल्क। एल्क जो हैं ये मैमल्स होते हैं, और ये जो मैमल्स हैं इनके बारे में वो कहता है कि जी ये एल्क जो हैं ये एक खास सीजन में पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो क्या शुरू हो जाता है, इन द हाई माउंटेन एयर स्टिमुलेट द एनिमल टू ब्रीथ मोर रैपिडली एंड डीपली। एनिमल बहुत तेजी से, जिसको सांस फूलना कहते हैं, डीप ब्रीदिंग शुरू कर देता है। अब इस डीप ब्रीदिंग के चक्कर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लॉस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होने की वजह से पीएच बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने का क्या मतलब है, एल्कलिनिटी आ रही है। अब इस एल्कलिनिटी को अवॉइड कैसे किया जाता है, अब आइए जो एक्लिमेटाइजेशन का असल मतलब है वो क्या है। एज द एनिमल एक्लिमेटाइजेस ओवर सेवरल डेज, चेंजेस इन किडनी फंक्शन कॉजेज इट टू एक्सक्रीट मोर एल्कलाइन यूरिन। क्या हुआ था, उसने डीप ब्रीदिंग की, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और ब्लड की पीएच एल्कलिनिटी की तरफ चली गई। अब उसने यूरिन में क्या, यूरिन की पीएच क्या कर दी, एल्कलाइन, यानी कि जो एल्कली इंक्रीज हुई थी ब्लड में, अब वो किसके जरिए रिलीज की जा रही है, यूरिन के जरिए। ये एडजस्टमेंट, जिसमें एक एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से ब्लड की पीएच 7 से ऊपर चली जाए यानी एल्कलाइन हो जाए, और यूरिन के जरिए उसको वापस नॉर्मल पीएच की तरफ लाया जाए, ऐसी एडजस्टमेंट और इस तरह की बाकी एडजस्टमेंट क्या कहलाती हैं, एक्लिमेटाइजेशन कहलाती हैं। और जब हम एनवायरनमेंट शिफ्ट करते हैं तो एक्लिमेटाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक दो पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं देख लेता हूं, वरना फिर जो है वो छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। जी यहाँ पर वो 24 आवर पीरियड में बता रहा है आपको कि 24 आवर पीरियड में मोर देन 0.6 डिग्री जो है वो चेंज होता है आपका टेम्परेचर, एक ये बात। फिर रिमार्केबली अ बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन्स द रिदम इवन व्हेन द वेरिएशन इन द ह्यूमन एक्टिविटी रूम टेम्परेचर। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, एक हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन होता है, मेलाटोनिन। ये हार्मोन जो है आपकी, ये कब रिलीज होता है, ये रिलीज होता है जब आप जो है वो अंधेरे में होते हैं। मैं आपको, वो आमतौर पे कहा जाता है ना कि रात की नींद का कोई नेमुल बदल नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा सुनिएगा। जैसे जैसे बाहर अंधेरा होता जाता है ना, वैसे वैसे मेलाटोनिन की अमाउंट बढ़ती चली जाती है, और मेलाटोनिन आपकी बॉडी के मुख्तलिफ प्रोसेस को कम करता हुआ आपकी नींद को बढ़ाना शुरू करता है। अब अगर आप अपना एनवायरनमेंट ऑल्टर कर लेते हैं तो आपके मेलाटोनिन की जो अमाउंट होती है
वो रेज होने के बजाय वो जितनी स्पीड पे पहले बढ़ रही थी अब वो कम होना शुरू हो जाए। अब हो सकता है कि आप लाइटें जला के रखें तो आपको नींद इसलिए ना आए कि आपका मेलाटोनिन प्रॉपर्ली रिलीज ही नहीं हुआ। और फैक्टर भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है, ये लाइट हमारे जो आई रिसेप्टर है ना, आईज हैं, इनमें सिर्फ ये लेंस रिसेप्टर नहीं है, बल्कि आईज में कुछ ऐसे रिसेप्टर भी हैं जो हाइपोथैलेमस को ये पैगाम देते हैं कि लाइट आ रही है। देखने के रिसेप्टर के अलावा भी और रिसेप्टर हैं। इसीलिए जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको जो है वो रात में ही नींद आती है और सुबह में ही जाग आती है, क्योंकि आईज में इन रिसेप्टर, लेंस रिसेप्टर के अलावा ऐसे रिसेप्टर भी हैं जो लाइट का होना ना होना भी बताते हैं। ऐसे रिसेप्टर भी मौजूद है। अब ऐसे रिसेप्टर क्या करेंगे, आपको, आपने अगर जो है वो आपको रिसीव हो रही है लाइट, तो आपके मेलाटोनिन की अमाउंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से अमाउंट तब बढ़ेगी जब बाहर कंप्लीट अंधेरा होगा। तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया, आपने होम्योस्टैटिक अमाउंट जो मेलाटोनिन, अब हमने क्या किया हुआ, हम ह्यूमंस ने क्या किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट, अगर एंसेस्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट हमने अपना नींद का साइकिल बिल्कुल ऑल्टर कर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एंसेस्टर्स। क्यों भला, हमने लाइटें चला ली हुई, हमें बहुत देर तक नींदें क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट इर्द गिर्द का ऑल्टर हो चुका। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर जल्दी सो जाया जाता है, उसकी एक वजह हम कहते हैं हैबिट, लेकिन वही लोग जब शहरों में आते हैं तो उनकी हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, आदतें बिगड़ जाती हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि आपका एनवायरनमेंट ऑल्टर होने की वजह से जब हार्मोन की अमाउंट ऑल्टर हो रही है तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रही है, और बहुत सी होम्योस्टेसिस का अपने एक्चुअल पॉइंट पे हट जाना बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। नींद का थोड़ा सा ऑल्टर हो जाना बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं। कुछ ऐसी होम्योस्टेसिस हैं जो जरा सा अपने पॉइंट से इधर उधर हुई, जैसे उस दिन बात हुई थी तो कहा यह जा रहा था कि वो जो 3 टाइप्स है, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये जो हैं ये ऐसी टाइप्स हैं जो कि हमें एफएससी में पढ़ाई जाती हैं। सिर्फ यही 3 टाइप्स, यही 3 टाइप्स जो हैं वो असल में क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इनका मामला बहुत नाजुक होता है, इनकी ऑल्ट्रेशन जो है वो डेंजरस हो सकती है। बाकी कुछ ऐसी होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स भी हैं कि अगर वो ऑल्टर कर भी दी जाए तो उसका इतना जो है वो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता। फिर एक और पॉइंट अल्लाह करे पूरा हो जाए, लेस देन 1 मिनट है, वो ये है कि चलें वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, छोड़ दें, पॉइंट पूरा नहीं होना। क्वेश्चन मेरा ख्याल है फिर हम मैसेंजर पे ही डील कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम नहीं। ले जी, थैंक यू।